हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस खंड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर की। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह आसान करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस टेक के इस खंड में हम कुछ अन्य प्रश्नों के साथ आपके सामने कुछ अन्य संदर्भों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। पहला हमारा शीर्षक है वो है मेटावर्स। पहला टॉपिक मेटावर्स है। आजकल काफी चर्चा में था मेटावर्स। क्या होता है मेटावर्स, इसको समझते हैं। दरअसल इसके बारे में सैद्धांतिक बात करने से पहले आपको बताएं कि मेटावर्स का मतलब ही है कि ये आपको वास्तविक दुनिया का डिजिटल विस्तार एक प्रकार का दिखाता है। जैसे आम अपने जीवन में जो चीजें अनुभव करते हैं, आप किसी जगह पर बैठे हैं, किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए उसकी डिस्पेंसरी में जाते हैं, या किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने के लिए आप जाते हैं, तो उस जगह पर जैसा आपको अनुभव होता है ठीक वही अनुभव आपको डिजिटल विस्तार के माध्यम से दिया जाएगा। अर्थात इंटरनेट की सहायता से आपको अपने घर में अगर आप बैठे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारे मशीन आपको ये जो विजुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी है और जो ऑगमेंटेड रियलिटी की तकनीकी है, इसकी सहायता से, इंटरनेट की मदद से आपको वो सारे अनुभव अपने घर में बैठे बैठे मिल सकते हैं या हर उस जगह जहां ये सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो दरअसल मेटावर्स जो है वो वास्तविक दुनिया का एक डिजिटल विस्तार है। एक लाइन में अगर हम कहें तो ये बात है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको एक्सेस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक बहु उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। अर्थात इसके कई सेगमेंट में उसको कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। वो घर बैठे डॉक्टर के पास पहुंच सकता है, डॉक्टर से बातचीत कर सकता है। ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा उसको डॉक्टर के पास बैठकर उसकी क्लिनिक में बैठ के अनुभव होता है और डॉक्टर से वो परामर्श ले सकता है, बात कर सकता है। किसी पर्यटन स्थल पर जाने पर जैसा अनुभव होता है, जो चीजें उसको दिखाई देती हैं, ये सारी चीज डिजिटल विस्तार के माध्यम से उसको ऐसा अनुभव होगा। ये कमाल है मेटावर्स का। ये तकनीकी अभी और अपने उन्नत संस्करण को लेकर आएगी, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। तो इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की इसमें महत्ता बढ़ जाएगी। इंटरनेट की जो स्पीड है वो ज्यादा स्पीड की डिमांड होगी, तो इसलिए मेटावर्स की चर्चा हो रही है। देखिए जैसा आपने देखा होगा कुछ गेम्स में भी, इस तस्वीर को देखिए, जब आप इन गेम्स को खेलते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल आप देखते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का उपकरण, एक विशेष प्रकार का चश्मा लगाते हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप उसी जोन में पहुंच गए हैं, उसी जगह पर पहुंच गए हैं। अगर ये किसी विशेष जगह की बात है जहां पर जिस जोन में आप ये गेम खेल रहे हैं, तो उस विशेष जगह का अनुभव ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर बैठ के खुद उस चीज में शामिल हैं। कई ऐसे गेम हैं जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप उसी रोड पे खुद वो कार चला रहे हैं। तो ये मेटावर्स का उदाहरण है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या होगा, क्यों इस दिशा में प्रयास हो रहा है, इसको देखिए, समझते हैं। तो अनुप्रयोग ई कॉमर्स सेक्टर में हो सकता है, कौशल वृद्धि में हो सकता है, जैसे नए अनुभवात्मक शिक्षण परिदृश्यों को विकसित करने के लिए। शिक्षण परिदृश्य का महत्व इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जब कोविड का समय था तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हम सबको समझ में आया। ऐसी दशा में इसका एक अगला चरण ये हो सकता है, मेटावर्स के माध्यम से ऐसा अनुभव होगा कि आप दूर की किसी कक्षा में खुद बैठ के वहां पर सामने शिक्षक से आप शिक्षा ले रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन शिक्षा में आपको थोड़ी सी जो अनुभूति होती है वो लगता है कि दूर से कोई चीज प्रसारित हो रही है, लेकिन अगर मेटावर्स का यहाँ पर प्रयोग होगा तो ऐसा लगेगा कि आप उसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और चीजें और बेहतर तरीके से आप अनुभव कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो कौशल वृद्धि का एक नमूना ये पेश करेगा। ई कॉमर्स में भी आप देखेंगे कि जो आभासी दुनिया और जो वास्तविक दुनिया है उसकी बीच की खाई को पाट के ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमर्स को एक में मिला दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है तो अभी आप क्या करते हैं कि उस चीज को देखते हैं, उसकी चित्र को आप देखते हैं, फिर पसंद करते हैं। सपोज दैट आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई चीज अगर आपको लेनी है तो आप उसमें विभिन्न उसके चित्र दिए होते हैं, उन चित्रों के माध्यम से देखते हैं, या कहीं कहीं कोई छोटा मोटा वीडियो दिया होता है, लेकिन आपको उतना वास्तविक अनुभव नहीं होता है। अगर ठीक वैसा ही अनुभव आपको अपने कंप्यूटर के माध्यम से हो या अपने उन मशीनों की सहायता से ऐसा अनुभव हो कि आप उस कपड़े को महसूस कर रहे हैं, जो भी सामान खरीदना है उसको सामने से देख रहे हैं, तो शायद ये आपकी खरीदारी को और उन्नत बना सकता है। तो ई कॉमर्स में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही कौशल वृद्धि में इसका इस्तेमाल है ही। आभासी पर्यटन, जैसा मैंने आपको बताया, 360 डिग्री का आभासी कहीं का भी आप दौरा कर सकते हैं। केवल उस स्थान पर बिना गए आप उस स्थान के अनुभव को ले सकते हैं। साथ ही शिक्षा और सीखने में ये आपको काफी रियल अनुभव प्रदान करेगा, काफी गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर
मेटावर्स इसमें काफी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। मरीज और डॉक्टर जो वर्चुअल 3D क्लिनिक है उसमें बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझने के साथ, डॉक्टर आपकी समस्याओं को समझने के साथ उसका निदान बता सकते हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं हैं। अब कल्पना कीजिए इसको और आसान तरीके से समझने के लिए, जैसे आप हिस्ट्री के किसी सेगमेंट को पढ़ रहे हैं और जब मेटावर्स का इस्तेमाल होगा तो कल्पना कीजिए जैसे भगत सिंह हैं, तो आप ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि भगत सिंह अगर किसी जेल में बैठे हुए हैं तो आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आपको आसपास ऐसा दिखाई देगा कि और अन्य कैदी भी दिखाई देंगे, भगत सिंह बैठे दिखाई देंगे। तो वो सारे अनुभव इस शिक्षण को और गुणात्मक बना सकते हैं और आपको चीजें समझनी और आसान हो सकती हैं। ये इसके कुछ उपयोग है जो इसको और महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत में मेटावर्स से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। ये उतना जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, तो हर सेगमेंट की कुछ चुनौतियां होती हैं और चुनौतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। मेटावर्स में देखिए ऑनलाइन जोखिम का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो ऑनलाइन जोखिम, इस प्रकार की जो चीजें जो कि नेट पे ही आधारित हैं, तो ऑनलाइन जोखिम का खतरा होता ही है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन सेंधमारी है वो हो सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही इसमें असीमित डिजिटल दुनिया में जो लागू होने वाले जो कानून हैं उन कानूनों पर भी एक नजर डालनी होगी। कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे कि इस प्रकार की जो सेंधमारी हो, किसी चीज का दुरुपयोग हो, उसको रोका जा सके। साथ ही कानूनों की आवश्यकता, अपने हाल ही में डीप फेक के माध्यम से जो चीजें हुई वहां पर कानूनों की जो आवश्यकता है उसको महसूस किया गया। तो ये सारी चीजें जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें नेट से या इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इनके लिए एक सुसंगत व्यवस्था होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। साथ ही इन कानून निर्माताओं के लिए ये एक चुनौती है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अगला है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके एक तोड़ के रूप में माया नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। और माया नाम के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वदेशी तरीके से निर्मित किया गया है। तो और ये भी कोशिश है कि जो ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट ओएस है, उसको रिप्लेस किया जाए। उसकी जगह जहां जहां ये इस्तेमाल हो रहा है, हम अपना स्वदेशी रूप से बनाया गया माया जो ओएस है इसको इस्तेमाल करें। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो ओपन सोर्स उबंटू है उसी के आधार पर इसको विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। कौन कौन इसको बनाने में अहम भूमिका निभाया है, तो देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की इसमें अहम भूमिका है। एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक की भूमिका है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की भूमिका है। इन लोगों ने मिलकर इसको डेवलप करने का काम किया है। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्योंकि जब आपको याद होगा साइबर हमले हो रहे थे लगातार, 2021 का वो समय था। मालवेयर और रैमसनवेयर जैसे हमलों के बढ़ने की जो प्रक्रिया है, बढ़ने का जो सिस्टम था, लगातार ये हमले हो रहे थे, तो उसकी वजह से एक चिंता हुई। इस चिंता में लगातार ये हमले देखे गए और ये मामले गंभीर हुए। तो ऐसी दशा में ये विचार किया गया कि क्यों न एक स्वदेशी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए कि इस प्रकार के खतरों से और ज्यादा सुरक्षात्मक हो और ज्यादा सेफ हो। उबंटू क्या है जिस पर यह आधारित है, तो दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लिनक्स वितरण, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें से ये एक है। और ये अपने उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए ये जाना जाता है। तो इसी के आधार पर यह डेवलप होगा। माया ओएस के विचार की कल्पना 2021 में ही की गई थी, जब, जैसा मैंने आपको बताया, जब भारत में साइबर हमलों का लगातार भारत को सामना करना पड़ रहा था। और उसी समय रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह डिसाइड किया गया था कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है उससे अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय होगा, इसलिए इसके दिशा में प्रयास किया गया। तो याद रखेंगे माया क्या है, तो माया एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है। अगला है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तो दरअसल गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है वो उसको हैबिटेट जोन भी कहते हैं, वास योग्य क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए ये होता क्या है, इसको आप समझें उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताएं। जो ये नाम है गोल्डीलॉक्स जोन, इस एक कहानी से इसका संबंध है। ये नाम क्यों पड़ा, दरअसल एक ब्रिटिश कहानी है, एक अंग्रेज लोगों में प्रचलित एक कहानी है। उस कहानी में ये कहा गया कि एक लड़की थी, वो जंगल में गुम हो गई और जंगल में जाते वक्त एक ऐसे घर में पहुंची जहां पर 3 भालू रहते थे। उन 3 भालुओं के घर में ये बच्ची पहुंचती है जंगल में भटकते भटकते। तो उसको उस वक्त
ये तीनों भालू अपने घर को काफी साफ सुथरा रखते थे, अपने घर में मौजूद नहीं थे। वो बच्ची उनके घर में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के साथ ही उसको 3 कुर्सियां दिखाई देती हैं। एक कुर्सी काफी छोटी होती है जिस पर वो बैठ नहीं पाती है, दूसरी कुर्सी मध्यम श्रेणी की होती है, मीडियम साइज की होती है, तीसरी कुर्सी जो होती है वो काफी बड़ी होती है। तो उसने छोटी कुर्सी को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, बड़ी कुर्सी को भी उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जो बीच वाली कुर्सी है उस पर वो बैठती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो वहां पर टेबल पर कुछ दलिया रखी होती है, तो गर्म दलिया होती है। दलिया भी एक छोटे कटोरे में रखी होती है, एक मध्यम कटोरे में होती है और एक बड़े कटोरे में होती है। उसने मध्यम कटोरे को चुना। एक दलिया जो है वो ज्यादा गर्म थी, एक दलिया ज्यादा ठंडी थी और एक दलिया मध्यम थी, तो उसने जो मध्यम था उसको चुना। और उसके बाद उसने जब अगले कमरे में प्रवेश किया तो जहां उसको सोना था वहां भी बिस्तर 3 तरह के थे, एक बहुत छोटा बिस्तर था, एक मध्यम था और एक बड़ा था। तो उसने मध्यम बिस्तर को चुना और छोटे और बड़े वाले बिस्तर को उसने बिखेर दिया। तो इस तरह से उस लड़की का नाम गोल्डीलॉक्स था। तो उसने सबसे सुटेबल जिस चीज को पाया वो मध्यम साइज था, मीडियम साइज था, तो उसी के आधार पर ये गोल्डीलॉक्स नाम आया। ये एक थियरी है, कहानी है जिसके पीछे की। तो दरअसल गोल्डीलॉक्स जोन को अब समझना आपके लिए आसान होगा। देखिए, जैसे एक तारा होता है तो तारे के चारों ओर का जो एरिया होता है, चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, सपोज दैट जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह भी हैं, तो सूर्य के जो सबसे पास ग्रह होगा वो कैसा होगा, वो काफी गर्म होगा, वहां सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगी, उष्मा ज्यादा पहुंचेगी। थोड़ा सा और दूर आएंगे, जैसे बुध है, बुध करीब है, उसके बाद थोड़ा और दूर आएंगे, तो और दूर जो आएंगे तो मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की स्थिति जो होगी वो बैलेंस स्थिति होगी, मीडियम कंडीशन में होगी। उसके बाद और दूर जाएंगे तो यहां पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, तो यहां पर काफी ठंडक वाली स्थिति होगी। तो जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां पर जो पानी होगा वो उसका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, वहां पर सूखे की स्थिति हो जाएगी, गर्मी ज्यादा होगी, रहने योग्य स्थिति नहीं होगी। बीच की कंडीशन जो होगी वहां पानी की उपलब्धता रहेगी, जीवन के लिए सामान्य परिस्थितियां बनी रहेंगी। और जो सबसे दूर वाली स्थिति है वहां पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होगी, ये हो सकता है कि जो पानी है बर्फ में बदल जाए, पीने के लिए, जीवन के लिए सामान्य परिस्थितियां न रहने पाए। तो जीवन के लिए सामान्य परिस्थितियां न तो बहुत पास में है, न तो बहुत दूर है। ऐसे में जो बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला जो जोन है उसको हैबिटेट जोन कहा जाता है, या गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। अब आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी न तो बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना बनी रहे। तो वो क्षेत्र जहां पर एक ग्रह, किसी भी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक ग्रह के लिए, जीवन के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन होती है, उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। अब ये भी 2 तरह का होता है, तारकीय और गैलेक्टिक। तो फिलहाल गोल्डीलॉक्स जोन को आप याद रखेंगे, यही था गोल्डीलॉक्स जोन। अब तारकीय क्या होता है, तो एक तारे के चारों ओर का एक कक्षीय क्षेत्र होता है जहां एक ग्रह अपनी सतह पर तरल पानी का समर्थन करता है। और दूसरा गैलेक्टिक होता है, यह भी रहने योग्य क्षेत्र है लेकिन यहां पर जटिल परिस्थितियां होती हैं, जटिल जीवन का यह समर्थन करता है, तो ये गैलेक्टिक होता है। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन या परमाणु चिकित्सा। दरअसल इस फील्ड में इधर बीच काफी तेजी देखी गई है। क्यों देखी गई है कि क्योंकि चिकित्सा का एक तेजी से आगे बढ़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी भी समस्या को, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, उसके उपचार करने में इसका प्रयोग जब किया गया तो उसके परिणाम काफी बेहतर थे। रेडियो फार्मास्यूटिकल नामक एक रेडियोधर्मी इस सामग्री का इस्तेमाल करके, काफी थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग करके, और मेडिकल इमेजिंग जैसी चीजें इसी न्यूक्लियर मेडिसिन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो न्यूक्लियर इमेजिंग किससे क्या होता है कि हम हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों के माध्यम से, कुछ कुछ केसेस में मुंह के माध्यम से भी, मुंह से भी इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। रेडियोधर्मी जो भी आइसोटोप होंगे, जो मेडिकल रेडियो आइसोटोप होंगे, उनको इंजेक्ट किया जाएगा, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और इन्हीं रेडियोधर्मी ट्रेसर को दिए जाने के बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो विकिरण होगा, उस विकिरण के माध्यम से हम चारों तरफ कैमरे लगाते हैं। कैमरे लगाने के अलावा कंप्यूटर से चीजें कनेक्ट होती हैं और उस विकिरण का पता लगाकर कुछ छवियां या कुछ चित्र एकत्र किए जाएंगे और उससे यह पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर के अंग जो हैं वो बेहतर तरीके से, ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन या परमाणु चिकित्सा एक अत्याधुनिक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और परिणाम काफी बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, इसके शरीर में इस प्रकार के रेडियो आइसोटोप को इंजेक्ट किया गया और साथ ही ये कैमरा लगा हुआ है, कंप्यूटर कनेक्ट है, और इससे
वो छवियां ली जाती हैं और साथ ही उसके माध्यम से जो छवियां कलेक्ट होती हैं उससे इस बात का पता लगाया जा सकता है विकिरण के माध्यम से। इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यह दिखाने के लिए किया जाता है कि जो शरीर है रेडियोधर्मी सामग्री को कहाँ केंद्रित कर रहा है। इससे डॉक्टर फिर जांच करते हैं और ये पता लगा पाते हैं कि अंग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है पिछले 50 वर्षों से भारत में भी इसकी उपलब्धता है। और किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है तो देखिए, रक्त विकार का पता लगाना हो आपको, थायराइड से संबंधित कोई बीमारी हो, हार्ट की आपकी बीमारी हो, पित्ताशय का रोग हो, फेफड़ों की समस्या हो, किसी प्रकार का कि हड्डी की समस्या हो, गुर्दे की बीमारी हो जिसमें संक्रमण हो, निशान हो, रुकावटें हो और साथ साथ कैंसर हो, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत प्रचलित और आम बीमारियां हो चुकी हैं आजकल। तो इन सब में जो नाभिकीय चिकित्सा है, जो परमाणु चिकित्सा है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसका काफी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। अब अस्त्र मिसाइल की हम बात करेंगे। हाल ही में सुरक्षा के लिहाज से अस्त्र मिसाइल चर्चा में रही। अस्त्र मिसाइल क्यों है चर्चा में? क्योंकि ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा, कहां से कहां मार करती है तो हवा से हवा में मार करती है और स्वदेशी रूप से डेवलप है, भारत में ही बनाई गई है। ये मिसाइल है, इसका नाम है अस्त्र। आप देखेंगे उड़ीसा पर सफलतापूर्वक, उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया और मिसाइल सुखोई 30 MKI से इसको लॉन्च किया गया। ये तस्वीरों में आप इसको देख सकते हैं। और इसको किसने डेवलप किया है तो इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने इस अस्त्र मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसको विकसित किया है। तो ये आप इसको तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे ये मार करता है तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ही हुआ जहां आप देख नहीं सकते हैं, उस रेंज तक भी ये मार करने में सक्षम है मिसाइल। अर्थात जो दृश्य सीमा हमारी है, हमारी देखने की एक सीमा है, उस सीमा के बाहर भी अगर कोई चीज है, कोई लक्ष्य है तो उसको ये मार करने में सक्षम है, मारने में सक्षम है। दुश्मन के उन लक्ष्यों को भी ये भेद सकती है। साथ ही अस्त्र मिसाइल जो है वो बहुलक्ष्य परिदृश्य में बेहद प्रभावी है, यह कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इसे भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान की श्रेणियां हैं उसमें सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली के रूप में इसको पहचाना गया है, इसको उस श्रेणी में रखा गया है। साथ ही ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसकी सहायता से क्या होता है कि टारगेट जो भी लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, वो कितना भी दाएं बाएं घूमे भटके, इस तकनीकी की सहायता से, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की सहायता से उसको ट्रेस करके और उसको मार गिराया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत इसको विशेष बनाती है। वजन की बात करें तो इसको चित्र में आप देखें, 154 किलोग्राम इसका वजन है, 12.6 फीट की इसकी लंबाई है, व्यास 7 इंच है, इसका रेंज 160 किलोमीटर के तक इसका रेंज है। फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये क्या है? इस सिस्टम की खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने किसी लक्ष्य के लिए टारगेट करके इस मिसाइल को छोड़ा, अब बीच में इस सिस्टम के माध्यम से फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है कि बीच में आप चाहें तो उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये खूबी इसको और बेहतर बनाती है और खास बनाती है। स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है। स्टैंड ऑफ रेंज क्या होता है तो दरअसल आप अगर दूर किसी लक्ष्य को आपने भेद दिया, आपने उसके लिए मिसाइल दाग दी और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपने दाग के और धीरे से अब निकल लीजिए, तो आप स्टैंड ऑफ मोड पे चले गए, अर्थात आप दागे और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पता ही नहीं, आप निकल लिए धीरे से दूसरी तरफ। तो ये सिस्टम इसको और बेहतर बनाता है, दुश्मन की नजर में आप नहीं आएंगे और इस मिसाइल को दाग के आप छिपने के लिए अपना स्थान ढूंढ सकेंगे। तो ये अस्त्र मिसाइल से संबंधित कुछ बातें थी जो इसको विशेष बनाती हैं। अगला है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। देखिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है। 2007 में ही इसका प्लान किया गया था और भारत में सबमरीन बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, अर्थात पनडुब्बी के निर्माण के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। इसके लिए भारत के जहां पर सबमरीन बनाई जाएगी तो इसमें मझगांव डॉकयार्ड और लार्सन एंड ट्रूबो इसका चुनाव किया गया। लार्सन एंड ट्रूबो जो है ये प्राइवेट कंपनी है और साथ ही मझगांव डॉकयार्ड जो है वो सार्वजनिक कंपनी है। तो इनको दोनों का चुनाव किया गया, इनको जिम्मेदारी दी गई और इसमें इसकी सहायता से ये लक्ष्य रखा गया कि इस प्रोजेक्ट 75 आई के तहत, अर्थात प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत कुछ सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव आरपीएफ को हाल ही में फिर से मंजूरी दी गई है। टोटल और भी थी जिसको बनाने का लक्ष्य रखा गया था और इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने वाली जो परियोजनाएं हैं उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। 43,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगनी है।
साथ ही इसमें OEM अर्थात ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो कि जिनकी सहायता से तकनीकी सहायता ली जाएगी। इसके अंतर्गत जो देश हैं जिनके साथ OEM अर्थात ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की सहायता ली जाएगी, वो कौन कौन से देश हैं? तो रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और साउथ कोरिया की सहायता से यहां पर कुछ तकनीकी मदद ली जाएगी। साथ ही इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का इसमें प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हम इन देशों से तकनीकी को लेंगे, इनसे वो खरीदेंगे नहीं मिसाइल। साथ ही इनसे तकनीकी मदद लेने के बाद इसको प्रोजेक्ट 75I को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये क्या है? तो इसमें अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम AIP से लैस होंगी ये पनडुब्बियां। AIP तकनीकी उसमें होगी। पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है प्रोजेक्ट 75I के माध्यम से। प्रोजेक्ट 75I की अगर बात करें तो 2007 में ही यह स्वीकृत हो गया था। स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। भारतीय नौसेना की यह 30 साल की योजना का एक हिस्सा है, अर्थात तब से लेकर 2030 तक इसमें जो पनडुब्बियों का निर्माण होना था, इसको टारगेट किया गया था। यह रणनीतिक साझेदारी मॉडल जो मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसको डेवलप किया गया है, अर्थात इसमें तकनीकी सहायता हम जिन देशों का मैंने नाम लिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और साउथ कोरिया, उनसे हम लेंगे। हाँ, इनसे हम खरीदेंगे नहीं पनडुब्बियां, बल्कि तकनीकी साझेदारी लेंगे। तो रणनीतिक साझेदारी मॉडल इसी को कहा जाता है। इसके तहत अधिग्रहण होगा रक्षा हेतु मेक इन इंडिया में विदेशी मूल उपकरण निर्माता जो OEM के साथ निजी भागीदारी, भारतीय फर्मों की भागीदारी होगी। OEM जैसा मैंने आपको बताया, अर्थात इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें तकनीकी सहायता ये देश देंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट 75I था, और इस मॉडल को स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में फिर से प्रख्यापित किया गया, क्योंकि बीच में ये मॉडल थोड़ा सा, ये जो योजना थी वो इसमें व्यवधान था। फिर से इसको प्रख्यापित 2017 में किया गया। और आप देखें, मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, इसलिए भी इसका महत्व है। 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है इसकी। जून 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसको 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 2030 तक ये टारगेट था कि 14 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो एक तरह से देखें तो ये परियोजना पुरानी है काफी, और फिर बीच में इसमें व्यवधान आया, फिर से इस पर काम शुरू हुआ है, तो इस लिहाज से ये फिर से चर्चा में बनी हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला है प्रोजेक्ट संजय। आपने महाभारत का एक किरदार आपको याद होगा, संजय उनका नाम था। वो दूर की घटनाओं का वर्णन कर देते थे, तो संजय नाम कुछ वहीं से प्रेरित है। इसमें क्या है कि जो मैदान होंगे, रेगिस्तान होंगे, पहाड़ होंगे, यहां का व्यापक सत्यापन किया जाएगा प्रोजेक्ट संजय के तहत। युद्ध क्षेत्र में जब सेना जाएगी तो वहां पर युद्ध क्षेत्र की जो निगरानी प्रणाली होगी, अर्थात BSS, तो इसको BSS जो निगरानी प्रणाली है, अर्थात बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, उसकी मदद से इसको काफी पुख्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। इस परियोजना को चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में क्या होगा? तो पहले चरण में बेड प्रणाली, एक बेड टेस्ट प्रणाली होगी, टेस्ट बेड सिस्टम का विकास होगा और परिचालन का सत्यापन किया जाएगा। अर्थात इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके माध्यम से जो युद्ध क्षेत्र की निगरानी है उसकी प्रणाली को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इसको प्रोजेक्ट संजय नाम दिया गया है, ताकि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां भी हम अपने पूरे के पूरे युद्ध संचालन को और बेहतर कर सकें, गुणवत्ता और ठीक हो सके। चरण 2 जो होगा उसका लक्ष्य क्या होगा? परीक्षण के सफल समापन के बाद सेना के सभी कोर सिस्टम को इससे लैस कर दिया जाएगा। तो पहले चरण में हम एक तरह से परीक्षण करेंगे और दूसरे चरण में इसको हम फिर से सेना को ये चीजें उपलब्ध करा देंगे। इसकी विशेषता और महत्व क्या है? तो एकीकृत निगरानी क्षेत्र BSS का लक्ष्य है, अर्थात इसके माध्यम से एक इंटीग्रेटेड निगरानी व्यवस्था की जाएगी, अर्थात ढेर सारी चीजों की सहायता ली जाएगी, सेंसर की सहायता ली जाएगी, सैटेलाइट की सहायता ली जाएगी, रडार की सहायता ली जाएगी, अन्य कुछ अत्याधुनिक मशीनों की सहायता ली जाएगी, जिससे कि जो सर्विलांस सिस्टम है हमारा, जो बैटलफील्ड का सर्विलांस सिस्टम है, उसको और मजबूत किया जा सके। हजारों सेंसरों को इंटीग्रेटेड करके, एकीकृत करके एक व्यापक निगरानी नेटवर्क बना दिया जाएगा, जिससे कि दुश्मन को, उसकी गतिविधियों को बैटलफील्ड में हम आसानी से ट्रेस कर सके और उनके ऊपर आसानी से प्रहार कर सके, टारगेट को आसानी से शूट किया जा सके। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, शूट ग्रिड एकीकरण है, सेंसर का इस्तेमाल होगा, आर्टिलरी कम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। तो ये सारी चीजों को एक साथ एकीकृत करके इस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इसी को नाम दिया गया है संजय। रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कुछ ऐसे दुर्लभ पृथ्वी
में पाए जाने वाले तत्व हैं जिनके बारे में ये हमारा आज का संदर्भ है। इसमें क्या है, तो दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का जो आयात है वो ज्यादातर हम चीन से करते हैं। ऐसे में चीन पर भारत की निर्भरता काफी ज्यादा है। तो ऐसी दशा में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सरकार से यह कहा है कि इस क्षेत्र में जो चीन पर हमारी अत्यधिक निर्भरता है, तो ऐसी दशा में इस निर्भरता को कम कैसे किया जाएगा। तो कम करने के लिए जो निजी क्षेत्र हैं उनको भी खनन को, इस प्रकार के खनन को प्रोत्साहित किया जाए, निजी क्षेत्र के खनन को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार से अनुरोध किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। अब इसमें इसलिए किया गया है ताकि हम जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं उनको और ज्यादा हम एक्सेस कर सके। उनका प्रोडक्शन भारत में, देखिए भारत में उपलब्धता तो उनकी है लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं है। अगर देखें तो भारत में भंडार की अगर बात करें तो 6% भंडार है, लेकिन प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन दुर्लभ तत्व को केवल 1% है। तो ऐसे में अगर निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा तो इस दिशा में और बेहतरी देखी जा सकती है। ऐसे खनिजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को चीन से पूरा किया जाता है। अगर 2018-19 के एक आंकड़े को देखें उदाहरण के रूप में, तो इसमें आपको दुर्लभ पृथ्वी धातु का आयात अगर आप देखें तो मूल्य के हिसाब से 92% आयात हमने चीन से किया था, और साथ ही मात्रा के हिसाब से देखें तो यह और ज्यादा हो जाता है। 97% जो है दुर्लभ जो धातुएं हैं उनका आयात हमने चीन से किया था। तो इस आयात की जो निर्भरता चाइना के ऊपर है इसको कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाए खनन की, दुर्लभ जो खनिज हैं उनके खनन के लिए। यही इसी दिशा में, इस वजह से ये पूरा का पूरा चर्चा में था। दुर्लभ पृथ्वी धातुएं क्या है, तो इसमें 17 धात्विक तत्वों का ये समूह है। इसमें 17 धातुएं हैं। इसमें स्कैंडिनियम जैसी धातुएं हैं, लैंथेनाइट्स शामिल हैं। तो इसमें आवर्त सारणी के जो 15 लैंथेनाइट्स हैं वो इसमें शामिल है। लैंथेनाइट्स के समान भौतिक और रासायनिक गुण जो दिखाते हैं ये सारे के सारे जो दुर्लभ धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन दुर्लभ धातुओं का काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनकी काफी उपयोगिता है। अंत में आते हैं आज की अंतिम परिपाटी हमारी जो होती है अभ्यास प्रश्न की, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देने की। अस्त्र मिसाइल के संबंध में सही कथन का चयन करें। विकल्प ए, यह सतह से सतह पर मार करता है, या सतह से हवा में मार करती है, या हवा से हवा में मार करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।